नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर और अगले 1 घंटे में बाजार, कारोबार, कॉर्पोरेट और कंज्यूमर से जुड़ी हर खबर होगी स्वदेश आर में। तो शुरू करते हैं आज की बिग स्टोरी के साथ। पूरी दुनिया कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, लेकिन ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने को राजी नहीं है और ऐसे में अमेरिका ने कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर ओपेक प्लस पर दबाव बनाने की एक रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में अमेरिका के अलावा भारत, चीन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हुए। इन देशों के बीच ये तय हुआ है कि ये देश अपने ऑयल रिजर्व से तेल मार्केट में उतरेंगे और ओपेक से नहीं खरीदेंगे, ताकि मजबूरी में आकर ओपेक अपना उत्पादन बढ़ाए। भारत ने 50 लाख बैरल और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। लेकिन क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म असर होगा? क्या तेल की कीमतें वाकई नीचे आएंगी? क्या वाकई अमेरिका की ये रणनीति ओपेक देशों पर दबाव बनाने में कारगर साबित होगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देबाशीष मिश्रा, जो लीडर एनर्जी हैं डेलॉयट इंडिया के साथ, और हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रकाश के पास ही। प्रकाश, पूरी खबर समझाएंगे हमें। प्रकाश, बताइए क्या फैसला किया है सरकार ने और क्या मायने हैं उसके? देखिए, क्रूड की कीमतों पर इसका असर होगा या नहीं होगा ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन दबाव बनाने की रणनीति ज़रूर है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तेल वर्ल्ड कंज्यूमिंग कंट्री जो हैं, जो खपत करने वाले देश हैं, और ख़ासकर बड़े देश चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, अमेरिका, ये लार्ज कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं क्रूड के, वो एक मंच पर आए हैं और एक तरीके से उत्पादक देशों के खिलाफ में एक मोर्चाबंदी कर दी है। खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बार बार आग्रह करने के बाद भी ओपेक प्लस नेशंस ने सप्लाई बढ़ाने पर सहमति अभी तक नहीं दी है। जितनी ज़रूरत है मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्रूड की कीमतों में तेज़ी बनी हुई है। और इसकी वजह से खासकर कोविड के बाद जब रिकवरी लौट रही है इकॉनमी में, खपत बढ़ रही है तेल की, वैसे में अगर इस वक्त सस्ता तेल अवेलेबल मार्केट में नहीं होगा, कंज्यूमर को दिक्कतें बढ़ रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में क्रूड की तेज़ कीमतों की वजह से, ज़्यादा कीमतों की वजह से रिकवरी में दिक्कतें आ सकती हैं अर्थव्यवस्था में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि ज़्यादा तेल खपत कर रही हों, एक मंच पर आई हैं और ये फैसला लिया गया है। भारत ने 5 मिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक रिजर्व से देने का फैसला, रिलीज करने का फैसला किया है। यूएस ने 50 मिलियन बैरल रिलीज करने का फैसला किया है। लेकिन अगर आप देखें तो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक मैसेज देने की बात है कि अगर आप जो कंज्यूमिंग कंट्रीज है उसके हितों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ओपेक प्लस जो है वो इस पर किस तरह का रिएक्शन देते हैं, उनका क्या आगे की रणनीति उनकी होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये काफ़ी अहम फैसला है, पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार ये रिलीज़ किया, इन देशों ने आपस में ये सहमति बनाई है। और जैसा कि ऑयल मिनिस्ट्री के हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने रिलीज़ कर दिया और उसके बाद आगे नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन आगे भी खुला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे यहाँ से किस तरीके से बायर सेलर का रिलेशन जो है वो चलता है। शुक्रिया प्रकाश उस जानकारी के लिए। देबाशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। देबाशीष, आप कैसे रीड करेंगे सरकार के और यूएस गवर्नमेंट के इस स्टेप को? स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो क्राइसिस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई है ऑयल मार्केट में कि अब भारत है, जापान है, चाइना है, यूएस है, उनको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल रिलीज करना पड़ रहा है? सिचुएशन एक्चुअली इतनी खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है। मतलब सिचुएशन ये है कि आज जैसे कच्चे तेल के दाव जो WTI है और ब्रेंट है, WTI $77 है और ब्रेंट फ्यूचर अभी कुछ $80 देख रहा था मैं। तो ये जो कंज्यूमिंग कंट्रीज है, जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि ये जापान, कोरिया, चाइना, इंडिया और यूएस, ये सबसे बड़े कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं। ये कब से बोलते जा रहे हैं कि आप ओपेक को बोलते जा रहे हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, क्योंकि जो
कोविड के वजह से जो डिमांड एकदम कम हो गया था, अभी इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा है और उसके कारण अभी डिमांड वापस 96-97 मिलियन बैरल के बीच में रह गया है और नेक्स्ट ईयर अगेन 100 मिलियन बैरल हो जाएगा जो 2019 प्री कोविड पीरियड में था। तो ये बढ़ाते नहीं है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा रहे, वो बढ़ा रहे हैं 400,000 बैरल्स पर मंथ के हिसाब से रैंप अप कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ऑयल जो है वो $80 के आसपास ही रह रहा है, उससे नीचे ही नहीं आ रहा है। आप देखा होगा कि लास्ट 6-7 साल से इंडिया ये कंज्यूमिंग कंट्रीज का वॉइस वर्ल्ड फोरम में प्रेजेंट कर रहा है, बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल प्राइसिंग रखिए। और तो ऐसा कुछ एक पॉइंट नहीं बताया, बट ऑल द ये कंज्यूमिंग कंट्रीज ये बोल रहे हैं कि आप $60-65 रहे तो प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, कंज्यूमर कंट्रीज को भी फायदा होगा। बट ये सऊदी और ये जो ओपेक प्लस उस जिसमें रसिया भी है, वो एकदम से बढ़ाना नहीं चाहते और उसके वो ऑयल को वही $80-85 रेंज में रखना चाहते हैं। यही है क्राइसिस, अदरवाइज ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, सब चल रहा है। पर वो बैलेंस जो है वो आजकल प्रोडक्शन से ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी आ रहा है, फ्लाइट्स। जी, यही सवाल है, क्योंकि अगर हम इसको भारत के संदर्भ में समझना चाहें देबाशीष जी, तो एक तरफ हम इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम खपत बढ़ती हुई देख रहे हैं। भारत के नजरिए से ये फैसला कितना सही है? क्या वाकई आपको लगता है कि कीमतें कम हो पाएंगी, और अगर हो पाएंगी तो हम इसको कितना सस्टेन कर पाएंगे? नहीं, ये तो मतलब जैसे आपके संवाददाता ने बताया, एक सिग्नल है, इससे ऑयल मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमें कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, भारत के पास 5.33 मिलियन टन्स का स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व है। 3 जगह है हमारा, वाइजैक, पादुर और मैंगलोर, और ये मिलियन बैरल के हिसाब से देखा जाए तो 38 मिलियन बैरल होता है। तो इससे आज जो आप अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, ये 5 मिलियन बैरल छोड़ेंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत एवरी डे, हर दिन 4.5-5 मिलियन बैरल का ऑयल लेता है। तो ये एक दिन का ही कंजम्पशन है, और ये जैसे बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि बार बार कर सकते हैं इसको। 38 मिलियन बैरल है, ये तो इमरजेंसी में यूज करने के लिए। तो एक सिग्नल है ये, प्रेसिडेंट बाइडेन और ये सब जो कंट्रीज के हेड्स हैं ये बात किए होंगे कि ये सिग्नल यही बोल रहे हैं कि ओपेक प्लस को क्या बढ़ाइए, इकोनॉमिक रिकवरी हो रहा है उसको फैसिलिटेट कीजिए। आप अगर उसको नहीं रोक के रखेंगे और ऑयल $90-100 हो गया तो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे अगेन इकोनॉमी को बाधा पड़ेगा। इसी का एक सिग्नल है और कुछ नहीं। बिल्कुल, अगर ये समझे देबाशीष जी, जो आप कह रहे हैं कि एक सिग्नल है सिर्फ, बहुत ज़्यादा असर शायद इससे पड़ेगा भी नहीं प्राइसेस पर, तो फिर अब आगे क्या? क्योंकि भारत के पास जो रिजर्व्स हैं वो तो वैसे भी, जैसा आपने भी बताया, बहुत कम दिनों के हैं, शायद 10 या 11 दिनों के रिजर्व हैं, उसमें से 1 दिन का रिजर्व भारत ऑलरेडी छोड़ रहा है। यूएस जैसा देश हुआ, चाइना है, जापान है, उनके पास 2 महीना 3 महीने के रिजर्व्स होते हैं। शायद उनके पास ये बैंडविड्थ ज़्यादा है कि वो इस टैक्टिक को लंबे समय तक खींच सकें। भारत वो नहीं कर पाएगा, तो अब फिर भारत जैसे देश के पास ऑप्शन क्या बच जाता है? नहीं, वही है कि देखिए, ये एक चीज है कि इन लोगों के बीच में भी एग्रीमेंट बहुत दिन तक रहता नहीं है, जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है। आप देखा होगा, कोविड से पहले ही ऑयल क्रैश करना चालू हो गया था, क्योंकि सऊदी और रसिया में झगड़ा हो गया था कि कौन कितना प्रोड्यूस करेगा, कौन कितना कट करेगा। और सऊदी सडनली रसिया को लेने, रसिया जब नहीं माना सऊदी को, तो रिवेंज में वो $6-8 का प्राइस कम कर दिया खुद ही। तो इनके बीच में भी एग्रीमेंट बहुत देर तक नहीं हो सकता है। तो ये तो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, और ये रिजर्व रिलीज कर करके ग्लोबल डिमांड कभी मीट नहीं होता है। ये तो मतलब एक डिप्लोमेटिक प्रेशर की तरह यूज करते हैं इसको। और ऐसा नहीं है कि यूएस का भी क्या है, ऑयल प्राइस एक चीज ऐसा है कि यूएस के पास 400-500 मिलियन बैरल है, वो ऑयल मार्केट उसको भी ऑब्जर्व करता रहता है। वो अगर गिरता जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ऑयल प्राइस वहीं रहेगा, ऑयल प्राइस फिर वापस बढ़ जाता है। तो बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है। आज जैसे कि इतना अनाउंसमेंट होने के बाद भी ऑयल गिरा नहीं, पॉजिटिव टेरिटोरी में है। तो इसलिए सिग्नल ऐसा है कि ये तो एक बोल रहे हैं कि सबके लिए यही अच्छा होगा आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे करके, तो और वो डिप्लोमेटिक दूसरा प्रेशर डाल के बढ़ाएंगे उसको। जी,
तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक या एक सियासी पैंतरा हो सकता है? मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया, क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो है कि यूएस में भी इलेक्शन आ रहा है सब जगह, मतलब बाकी तो कुछ कंट्रीज में इलेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं रहता, क्योंकि कंज्यूमर भी अभी धीरे धीरे नाखुश हो रहा है कि सब जगह प्राइसेस बढ़ गए हैं, सब जगह जहाँ पे लिंक है क्रूड से। और हमारा भी आप देखिए, ये 5 रुपया 10 रुपया एक्साइज कम किया, स्टेट्स ने भी वैट कम किया, उसके बाद भी प्राइसेस मतलब उस रेंज में नहीं गिर रहे हैं जहां मतलब कंज्यूमर को एक सुकून मिले कि ठीक है ये रेंज में ठीक ठाक है और इन्फ्लेशन पे इफेक्ट ना हुए। तो ऐसा है कि थंब रूल क्या है, अगर $10 कम हो जाता अगर क्रूड प्राइस में, तो कंज्यूमर को भी 50 पैसा पर डॉलर का फर्क पड़ जाता है, तो 5 रुपया उनको भी कम पड़ जाता। अगर ये $10-20 और बढ़ गया तो वापस वही रेंज में आ जाएगा जो एक्साइज ड्यूटी और वैट कट करने से पहले हुआ था। तो वही डर है सब सरकारों को कि ये फिर वैसा नहीं हो जाए कि ये $100 तक टच करे और कंज्यूमर बैकलैश चालू हो जाए ऐसा। बिल्कुल, तो ये जैसा आप बता रहे हैं कि एक सियासी मामला ज़्यादा दिखाई देता है, और अब सरकार जो भारत सरकार है या यूएस गवर्नमेंट है जो स्टेप उठा रही हैं वो मोटे तौर पर सिर्फ एक सिग्नलिंग है ओपेक कंट्रीज़ के लिए कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं और जिससे प्राइस पर असर पड़े और वो कुछ कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होकर अपना नज़रिया देने के लिए। देवाशीष मिश्रा वहाँ पर डेलॉइट के हमें बताते हुए कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जो ऑयल रिलीज कर रही हैं भारतीय सरकार और यूएस गवर्नमेंट उसका। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने विंटर सेशन में क्रिप्टो रेगुलेशन बिल लाने का ऐलान कर दिया है और इसे बाकायदा संसद की कार्रवाई में लिस्ट भी करवा दिया है। इस बिल में देश में चल रही सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के मकसद से क्रिप्टो बिल में विशेष छूट दी जा रही है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से होने जा रही है और सरकार ने उम्मीद के मुताबिक बिल लाने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई लगातार क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की वकालत कर रहा है, लेकिन खबरों के मुताबिक सरकार आगामी बिल में इसे एसेट क्लास में शामिल करने का ऐलान कर सकती है। पीएम मोदी लगातार क्रिप्टो से जुड़े मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा, नहीं तो ये युवाओं को बर्बाद कर सकता है। बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार रिकवरी का दिन रहा और कल के निचले स्तरों से सेंसेक्स 1000 अंक और निफ्टी की बात करें करीब 300 पॉइंट रिकवर हुआ है। मेटल माइनिंग शेयरों में आज हमने तेजी देखी है, आईटी शेयरों में आज कमजोरी रही। बाजार का पूरा हाल बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। निचले स्तरों से बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो अपने लोएस्ट पॉइंट से आज के दिन करीब 900 अंकों की रिकवरी दिखाई है। सेंसेक्स ने निफ्टी ने करीब 250 अंक और बैंक निफ्टी ने निचले स्तरों से 550 अंकों का सुधार देखने को मिला है। तो पिछले इतने दिनों की जो गिरावट थी वो आज कहीं ना कहीं बाजार उधर से संभलता हुआ नजर आया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज हरे निशान में ही क्लोजिंग दी है। इसके अलावा बीएसई आईटी इंडेक्स को अगर छोड़ दें तो सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही बंद हुए हैं। मेटल और पावर इंडेक्स में 3% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, एनटीपीसी यहां पर अच्छी मजबूती थी। इसके अलावा लूजिंग साइड पर अगर देखें तो इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और विप्रो यहां पर आज कमजोरी देखने को मिली है। आज मेटल शेयरों में काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया, जिसमें कि वेदांता, एनएमडीसी, जिंदाल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू स्टील ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज काफी अच्छी मजबूती देखी गई। रियल एस्टेट शेयरों में आज अच्छी मजबूती थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफस्पेस, फिनिक्स मिल्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला। और इसके अलावा पावर शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती थी। इसमें अदानी ग्रीन, टाटा पावर, टोरेंट पावर और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में भी आज अच्छा रुझान देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, कुछ पॉकेट्स ऐसे थे जहां पर कि काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया है और इसके अलावा बाजार ने भी निश्चित तौर से अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिली। और बाजार में गिरावट का माहौल है। इस बीच ईटी नाउ स्वदेश पर बाजार के दिग्गजों ने कहा है कि भारतीय बुल रन जो है मार्केट में जारी है। गिरावट खरीदारी का एक अच्छा मौका है। So any correction always offers an opportunity to buy.
if you look at what has happened in the market over last 1.5 years, many sectors actually got re-rated a lot, barring probably banking and financial sector, services sector. Every other sector is at its peak valuation compared to pre-COVID peak. While in case of banking and financials, the valuation, especially as measured by price to book, is not at its pre-COVID peak. So in most of them, not probably all of them. So in this, the pack which has gone up and the valuations are very high, definitely one should look at these corrections to buy. डिस्ट्रीब्यूशन चालू है तो वहां पे प्राइस करेक्शन काफी आ सकता है, वैसा लगता है। कुछ ऐसे अच्छे बिजनेस भी हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम था, होल्डर्स कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो अगेन दामों को आसमान पे छू दिया है। तो यह जो रेड जोन है वहां पे अभी भी करेक्शन जारी रहेगा और वहां पे निवेश करके लोगों का ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। उसके सिवा मार्केट में करेक्शन हेल्दी है, फंडामेंटल्स आज भी सपोर्टिव है और ये करेक्शन में निवेश करने का मौका निवेशकों को मिलेगा। I think the direction is pretty much intact, in my opinion. The long-term direction, the long-term bull market is very much intact, but I think the speed is going to slow down now. And I think the easy money is done. And we're entering the next phase of the bull market, which is going to be much more measured and much more selective. I think every sector got a chance to re-rate. Probably barring autos and banks, which actually have been lagging the Nifty. But I think overall, it's been a good 12-18 months, and we shouldn't expect that the kind of momentum that we saw will continue going forward. But I still believe very firmly that we continue to be in a bull market. And, you will see these occasional bouts of correction, which are healthy to shake off any complacency. And the markets will become more stock specific than they have been. खबरों में आगे, पेटीएम की खराब लिस्टिंग और बाजार में चल रही कमजोरी के बीच लेटेंट व्यू की बम्पर लिस्टिंग हुई है। ये एनएसई पर 197 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 512 रुपए पर लिस्ट हुआ है। 600 करोड़ रुपए का ये इशू 388 गुना सब्सक्राइब हुआ था। Absolutely. I mean, there is a huge amount of opportunity for growth as far as data and analytics is concerned. I have been mentioning even to our investor community that we are truly at an inflection point with more and more companies accelerating their digital journeys and figuring out ways by which they can use all of the data that they are now collecting, now that they are interacting with their consumers, with their employees, through online and digital channels. So I believe that the opportunity is plentiful. We do want to do justice to that opportunity. So in some sense, the IPO that we have done and the funds that we are getting as part of the IPO proceeds, they are really to help us in accelerating our own growth, within the context of the industry. A good chunk of the proceeds we are setting apart for going after inorganic growth opportunities as well. In the sense that we believe there are a lot of small, young, nimble companies that are doing work which are very aligned to the wheelhouse in which we operate, whether it is a geographic focus or whether it is a type of work that we do or the industries that we are focused on. The intention is to try and make use of the funds from the IPO to accelerate growth through inorganic mechanisms as well. In addition to that, we've also been investing into the front end, in terms of sales and business development and marketing bandwidth. We believe that all of this will start yielding results in the coming quarters because the entire market is evolving fairly rapidly, and we believe that it's a great time to be able to have this kind of focus and the funding backing as well, that supports the growth. और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। हमने आपको 16 नवंबर को बताया था कि भारतीय रेल स्पेशल टूरिस्ट ट्रेनें चलाएगी। भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि वो थीम बेस्ड ट्रेन भारत गौरव चलाने वाली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित।
जी बिल्कुल, हमने 16 नवंबर को बताया था कि किस तरीके से रेलवे ये योजना बना रही है कि देश के जो प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट हैं, साथ ही जो रिलीजन या धार्मिक स्थल हैं, उनको जोड़ने के लिए किस तरीके से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। और उसी का एक औपचारिक ऐलान आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेलवे भारत गौरव ट्रेन चलाएगी। इस भारत गौरव ट्रेन के तहत तकरीबन 190 ट्रेनों को चिन्हित किया गया है, जो देश के अलग अलग जो टूरिस्ट हैं, पर्यटन के नज़रिए से खास जगह हैं, उनके लिए चलाई जाएंगी। या फिर रिलीजन की बात करें, धार्मिक नज़रिए से बात करें, तो जो सबसे पहली ट्रेन चलाई जाएगी वो सिख धार्मिक ट्रेन होगी। जो सिखों के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। खास बात यह है कि जो पूरी योजना है इसमें IRCTC के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर भी ट्रेन चला सकते हैं। वो स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे और वो फिर उनको इस बात की भी छूट होगी कि वो ट्रेन की जो साज सज्जा है या इंटीरियर डिजाइनिंग है ट्रेन की, वो उसी थीम बेस्ड आधार पे कर सकते हैं। जो किराया होगा वो भी प्राइवेट प्लेयर तय कर सकते हैं, लेकिन वो किराया कुछ इस तरीके से हो ताकि वो मुफीद हो रेल मुसाफिरों के लिए। तो ये विशेष भारत गौरव ट्रेनों को चलाया जाएगा और इसके जरिए कोशिश यही होगी कि IRCTC या प्राइवेट प्लेयर आए, वो आमदनी तो ले लेकिन एक बेहतर फैसिलिटी रेल मुसाफिरों को दे और जो अनटैप्ड टूरिस्ट सेक्टर है भारत का, उसमें वो आकर के निवेश करें, उसमें तमाम जो संभावनाएं हैं उसको एनकैश करने की कोशिश करें। जी चलिए, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर की SPV L&T हलोल के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। क्या है ये खबर? हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए। अंकुर, बताएं L&T हलोल के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर क्या है ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर? जी हाँ, L&T हलोल को लेंडर्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के जरिए रिजॉल्व करना चाहते हैं और हमें मिली जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOIs मंगवाए जाएंगे। जो EOIs को सबमिट करने की डेडलाइन है वो 12 दिसंबर रखी गई है और आगे की टाइमलाइन के मुताबिक 29 दिसंबर तक इन EOIs को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना फाइनल रिजोल्यूशन प्लान 19 जनवरी 2022 तक सबमिट कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक कंपनी जो अप्लाई कर रही हैं उनका मिनिमम नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। आपको हम बता दें, L&T हलोल एक स्पेशल पर्पस व्हीकल थी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो 173 किलोमीटर लंबा 2 लेन हाईवे है हलोल से लेके शामला जी तक गुजरात में, उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाए। हालांकि ये प्रोजेक्ट कभी टेक ऑफ नहीं हो पाया और लेंडर्स अपना डेट को रिकवर नहीं कर पाए और जिसके बाद NCLT चेन्नई में इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू हो गई। तो अब लेंडर्स EOIs मंगवा रहे हैं इसी डेट को रिजॉल्व करने के लिए और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द कोई एक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का चुनाव हो पाएगा। शुक्रिया अंकुर। इधर GST की दरों में बदलाव को लेकर 27 नवंबर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में GST के नए स्ट्रक्चर और कुछ आइटम्स की दरों में बदलाव भी किया जा सकता है। साथ ही 12% और 18% के स्लैब का मर्जर भी किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं GST के स्ट्रक्चर में? 27 नवंबर को जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो गठन हुआ है वो दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है, जिसमें 6 राज्यों के मंत्री शामिल हैं। और इस GOM की जो गठन हुआ है वो 3 अहम मुद्दों के लिए हुआ है। एक, जो रेट रेशनलाइजेशन है, मतलब GST का अभी का जो रेट स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है। दूसरा, जो स्लैब है उस स्लैब में, क्योंकि सरकार 3 स्लैब करना चाहती है और इसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो तीसरा अहम पॉइंट है वो है रेवेन्यू एगमेंटेशन, कि कैसे राजस्व बढ़ाई जाए। वो 3 अहम मसले हैं जिस पर चर्चा होगी 27 नवंबर को। और सबसे अहम इसमें यह है कि स्लैब मर्जर की जहां तक बात है उसमें यह कहा जा रहा है कि 12 और 18% के स्लैब को मर्ज करके 15 या 15 या 16% का कोई स्लैब बनाया जा सकता है, जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के बराबर ही होगा।
हालांकि उस पर अभी चर्चा होनी है और उसके बाद अगर सहमति बन जाती है तो जीओएम इस पर रिकमेंडेशन अपनी देगी। इसके अलावा जो रेट रेशनलाइजेशन की बात है जिसमें आपने भी जिक्र किया, कई ऐसे आइटम हैं जिसमें दरों में बदलाव किए जा सकते हैं। करीब करीब 60 आइटम ऐसे हैं जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है जिसमें दरों में बदलाव किए जाएंगे। गोल्ड सिल्वर जैसे जो प्रीशियस आइटम्स हैं उस पर भी चर्चा होगी। पिछली बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी, उस पर भी चर्चा होगी कि क्या इनके दरों में बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि एसोसिएशन की तरफ से काफी विरोध किया जा रहा है कि इसमें जीएसटी पर में कोई बढ़ोतरी न किया जाए। अभी 3% है, 5% करने की बात चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे आइटम्स हैं जैसे घी है, 12% जीएसटी स्लैब में है, इसको बढ़ोतरी करके 18% करने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा कुछ और ऐसे आइटम्स जो कि 0% स्लैब में है या जीएसटी दायरे से बाहर है, उनको भी जीएसटी एम्बिट में लाने की बात चल रही है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी की जा सके। ये भी चर्चा चल रही है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनको जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत चल रही है। इस पर चर्चा होगी 27 नवंबर को। एक बार जब जीओएम अपनी सिफारिशें सौंप देगी जीएसटी काउंसिल को, उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक होगी और इन सिफारिशों पर अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। बिल्कुल, इसी बैठक पर नजर होगी। शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपने सभी प्रीपेड टैरिफ प्लान में 25% की बढ़ोतरी की है जो 25 नवंबर से लागू होगी। और भारी कर्ज में डूबी वोडाफोन ने अपने एक बयान में कहा है कि उसके नए प्लान से एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर में सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी और इंडस्ट्री को वित्तीय दबाव से बाहर निकलने में मदद भी मिलेगी। अब कंपनी का बेसिक पैक 99 रुपए से शुरू होगा। आपको बता दें कि इस प्लान की कीमत पहले 79 रुपए थी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्वदेश मनी मंत्रा में आज हम बात करने वाले हैं पीएमसी के खाता धारकों को मिली राहत के बारे में। डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा मिलने की उम्मीद जग गई है और पूरी रकम लगभग 10 सालों में मिलेगी। इसके साथ ही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में डिपॉजिट क्यों ना करें, इसके अलावा किस तरह से टर्म प्लान्स महंगे हो रहे हैं, मोटर इंश्योरेंस को लेकर क्या क्या एड ऑन्स आपको लेने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आज बात हुई है मनी मंत्रा में। देखिए। चलिए, मनी मंत्रा में आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और इंश्योरेंस देखो के फाउंडर और सीईओ अंकित अग्रवाल। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं पर तो हम फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर निवेशकों के लिए उनको राहत देने वाली एक खबर से मैं आज के शो की शुरुआत करना चाहती हूँ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के अधिग्रहण को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट स्कीम जारी की है। इस स्कीम के तहत डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है और ड्राफ्ट के मुताबिक डिपॉजिटर्स को उनकी पूरी रकम जो है वो 10 सालों के दौरान चरणबद्ध तरीके से मिल जाएगी। तो आज मनी मंत्रा में हम शुरुआत करने वाले हैं पीएमसी के खाता धारकों को राहत जो मिली है उसके साथ। आपको बताएंगे कि कैसे 10 साल में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, कैसे आपको आपका जमा पैसा मिलेगा इस बैंक के जरिए। तो पंकज जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती हूँ। इस पूरे मुद्दे पर मुझे बताएं कि काफी समय तक अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इनका पैसा डूब जाएगा, लेकिन यहाँ पे आरबीआई की तरफ से जैसे ही अधिग्रहण की खबर आई है, अब गाइडलाइंस जो है वो बन रही हैं, ड्राफ्ट बन रहा है। बहुत बड़ी राहत की तो खबर है, लेकिन इसमें यह बात भी समझाई गई है कि कैसे 10 सालों के पूरी अवधि में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो मुझे बताएं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह के जमाकर्ता और खाताधारक को कैसे 10 सालों के अंदर उनका पूरा जमा पैसा जो अब तक सोच रहे थे कि नहीं मिल पाएंगे, अब मिलने की उम्मीद जग गई है। बिल्कुल कविता, ये खुशी की बात है। हालांकि इसमें भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि कम से कम जो ये लग रहा था कि आपका पैसा डूब जाएगा, तो यहाँ उम्मीद तो जरूर है। तो अब क्योंकि जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसका मर्जर हो रहा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, तो जो ड्राफ्ट अभी जारी किया गया है, हालांकि उस पर अभी ऑब्जेक्शन और सजेशन मांगे गए हैं जो कि दिसंबर 10 तक आपके पास टाइम है, तो उसके बाद में फाइनलाइज होगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि ड्राफ्ट के आधार पर ही जो पॉलिसी है वो बनकर तैयार होगी। तो उसके आधार पर यह है क्योंकि कभी भी जब आप किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में या
कोऑपरेटिव बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहां पर सेविंग अकाउंट होता है, तो 5 लाख रुपए तक का आपका जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड होता है, क्योंकि DICGC के अकॉर्डिंग वो इंश्योर्ड रहता है। तो यहां पर जो भी नोटिफिकेशन की डेट होगी उससे 3 महीने के अंदर आपका जो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है वो तो मिल जाएगा। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, डेफिनेटली अप्लाई करना होगा, लेकिन वो पैसा मिल जाएगा। अब बात है यदि 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो वो स्टैगर्ड मैनर में मिलेगा, यानी कि 2 साल के बाद पहले 50,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद 3 साल के बाद में आपको 2 लाख मिलेंगे, 1 लाख मिलेगा, और उसके बाद 4 साल के बाद में 3 लाख रुपए मिलेंगे, 5 साल के बाद आपको 5.5 लाख मिलेंगे। इस हिसाब से 10 लाख रुपए आपका मिल जाएगा 5 साल में। उसके बाद जो पैसा बाकी बचेगा और एन अबव अमाउंट वो 10 साल के बाद मिलेगा। तो इस तरह से आपका अगर 5 लाख तक का अमाउंट है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, समय आ गया है, जल्दी ही मिल जाएगा। बट उसके ऊपर के अमाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि वो लंबा वक्त लगेगा, मतलब कि 5 साल में करीब 10 लाख रुपए आ पाएगा, और उसके ऊपर के अमाउंट के लिए तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, 10 साल के बाद वो पैसा आपको मिल पाएगा। अच्छा, अगर हम इंश्योरेंस अमाउंट की बात करें, उस राशि की बात करें, तो वो हमें तुरंत प्रभाव से अगर मिलेगी तो उसके लिए कितना समय लगेगा? क्या औपचारिकताएं हैं जो हमें हमारी तरफ से पूरी करनी होगी पंकज जी? या जो हम बात कर रहे हैं इंश्योर्ड अमाउंट की, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि नोटिफिकेशन की डेट जब जारी होगी, जिसको अपॉइंटमेंट डेट कहा गया है, क्योंकि ड्राफ्ट है अभी, अब इसके लिए क्योंकि दिसंबर 10 तक 5 बजे तक इस पर सजेशन और ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं, तो उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब वो उसके बाद 1 महीना 2 महीना तो लगेगा कम से कम, जब गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड कर देगी कि इस डेट से ये काम अब शुरू होना है। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपके इंश्योरेंस वाली, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज में 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, जब तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये मेरा अपना अनुमान है कि जिस हिसाब से प्रक्रिया होगी, 4 से 6 महीना आपके अकाउंट में वो 5 लाख रुपए तक के अमाउंट आने में लग जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मुझे समझनी है, देखिए PMC बैंक में जितने भी खाता धारक के बारे में हमको पता चला है, या अमूमन जो भी खबरें या रिपोर्ट्स में निकल कर आई है, अमूमन लोगों ने अपनी पूरी रिटायरमेंट की जो पूंजी है ना पंकज जी, वो लगा दी। और अब अगर जो अमाउंट है 5 लाख से ज्यादा है तो उसको मिलने में पूरा 10 साल जो है लग जाएगा। एक तरह से कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण तो दिखाई दी है, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो पूरी राशि आपको मिलने में 10 साल लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि कुछ नहीं से थोड़ा बहुत ही सही, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट का पूरा कॉर्पस इस कोऑपरेटिव बैंक में जमा कर रखा था और अब वो अटक गया है, जो मिलेगा किश्तों में लेकिन 10 साल के अंतराल में? बिल्कुल कविता, देखिए कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि जो ये लग रहा था कि क्या पता ना ही मिले, तो मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस है उसके बाद भी, 2 वजह से। एक तो क्या है कि आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है पहले 5 सालों में, और 31 मार्च 2021 के बाद से लेकर 5 साल तक कोई आपको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद में आपको ब्याज मिलेगा, वो भी 2.75% के हिसाब से, यानी कि 5 साल में जो 10 लाख तक की रकम आ जाएगी उस पर तो मिलना नहीं है। उसके बाद कुछ बचेगा तो अगर किसी ने, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी पूंजी, पूरा रिटायरमेंट का पैसा इसमें लगाया हुआ था, तो वो तो सीधी सी बात है 10 सालों के बाद नंबर आएगा, और उस पर भी सिर्फ 2.75% के हिसाब से इंटरेस्ट अक्रू होगा, जुड़ेगा, जो कि लास्ट में मिलेगा। तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आपको ये 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो या उसके ऊपर की जो अमाउंट मिल रही है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही है। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा रखता है तो ये इस उम्मीद से रखता है कि जब मुझे जरूरत पड़े वो जरूरत पे काम आए। तो आज अगर इन 10 सालों में बच्चों, किसी की बेटी की शादी होनी होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, कोई भी बड़ा काम हो सकता है, उस वक्त पर पैसा काम नहीं आएगा। और अगर लोन लेकर ये सोचे कि मेरा पैसा आएगा तब मैं वापस करूंगा, तो मैं 8-10% में लोन लूंगा और बाद में जब पैसा मिलेगा तब तो उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर नुकसान तो हो ही रहा है, सिर्फ ये है कि हाँ, जहां तक लग रहा था कि पूरा पैसा डूब गया है, तो अब कम से कम किस्तों में सही, बिना ब्याज के सही, कुछ वापस तो मिल रहा है। यहां से एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब लोगों को समझना चाहिए
कि एक तो अपने पैसे को एक ही बैंक में ना रखें। आप कितना भी भरोसा करते हो, घर के पास में बैंक हो, इंटरेस्ट रेट आपको 0.5%, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। और राइट, चलिए, तो मोटर इंश्योरेंस में कैसे आप अपने लिए एड ऑन कवर्स ले सकते हैं जो किफायती भी होंगे और आपके लिए फायदेमंद भी होंगे, इन पे हमने चर्चा कर ली है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मनी मंत्रा में ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब आपको हम देंगे। अगर आप हमारा शो इस वक्त लाइव देख रहे हैं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जितना हो सके हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की। नौकरी ढूंढने में मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए शुरू हुई ऑनलाइन जॉब पोर्टल Naukri.com की कामयाबी ने इन्फो एज को देश की लीडिंग ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी बना दिया। इसीलिए आज हमने इन्फो एज को चुना है अपना स्वदेश हीरो। बात नौकरी ढूंढने की हो या जीवन साथी ढूंढने की, या फिर ढूंढनी हो प्रॉपर्टी, इन मुश्किल कामों को टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ आसान बनाया जा सकता है, बल्कि इसे ऑनलाइन बिजनेस बनाकर दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन सकती है। इसे मुमकिन कर दिखाया इन्फो एज ने। इन्फो एज आज इंटरनेट बेस्ड देश की प्रीमियर बिजनेस कंपनियों में से एक है। इन्फो एज के जॉब पोर्टल Naukri.com न सिर्फ नौकरी तलाश करने वालों के बीच पॉपुलर है, बल्कि ऑनलाइन जॉब सर्च पोर्टल के क्षेत्र में लीडर भी है। ऑनलाइन क्लासिफाइड जॉब साइट से शुरू हुई इन्फो एज आज जीवनसाथी.com, 99acre.com और शिक्षा.com जैसे ऑनलाइन क्लासिफाइड सर्विसेज भी चलाती है। देश की लीडिंग ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी इन्फो एज को हमने चुना है आज का अपना स्वदेश हीरो। इन्फो एज के साथ जुड़ा है इसके फाउंडर संजीव बिखचंदानी का नाम, जिन्हें भारत में स्टार्टअप का पायनियर कहा जाता है, जिनके खुद की कंपनी की बुनियाद पड़ने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और IIM से पढ़ाई पूरी करने के बाद संजीव ने कई महीनों तक नौकरी भी की, लेकिन हमेशा से इरादा कुछ बड़ा काम करने का था और इसी सपने ने इन्फो एज की शुरुआत का रास्ता साफ किया। अपने दोस्त के साथ उन्होंने इंडमार्क और इन्फो एज के नाम से 2 कंपनियों की नींव रखी। शुरुआत में वो फार्मा कंपनियों को ट्रेडमार्क डेटाबेस मुहैया कराते थे। 3 साल साथ काम करने के बाद 1993 में दोनों पार्टनर अलग हो गए और फिर 1995 में इन्फो एज की शुरुआत हुई। क्लासिफाइड मैगजीन में नौकरियों की लिस्ट चेक करते हुए देखकर उनके मन में वेबसाइट बनाने का आइडिया आया और यहीं से Naukri.com की शुरुआत हुई। मंदी और पूंजी की कमी जैसी चुनौतियों को मात देते हुए इन्फो एज के कदम कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते गए। 2004 में इन्फो एज ने मैरिज पोर्टल जीवनसाथी.com का अधिग्रहण किया। 2006 में इन्फो एज बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली भारत की पहली .com कंपनी बन गई। आज भी इन्फो एज की कमाई में सबसे ज्यादा योगदान जॉब पोर्टल Naukri.com का ही है। इन्फो एज के फाउंडर संजीव को फोर्ब्स ने 2019 में दुनिया के बिलियनियर की लिस्ट में शामिल किया। फोर्ब्स के मुताबिक अगस्त 2021 तक उनकी नेटवर्थ $3.1 बिलियन थी। पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके संजीव बिखचंदानी ने जोमैटो, वेकेशन लैब्स, उन्नति और पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियों में निवेश भी किया है और उनके मार्गदर्शन में इन्फो एज कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। ईटी नाउ स्वदेश। तो आज हमने स्वदेश हीरो के लिए इन्फो एज को चुना है और कंपनी के फाउंडर और वाइस चेयरमैन संजीव बिखचंदानी से बात की ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। My guest on the show today is someone who needs no introduction whatsoever. Over the years I've interacted with him, his ability to understand businesses when they are young, invest them. He's invested in some of them very successfully. His ability to understand the big picture, minimize the risk for his shareholders and maximize the value for his employees and shareholders has been quite extraordinary. I'm talking about Sanjeev Bikhchandani. Thank you so much. The question, Mr. Bikhchandani, is that you understand the startup valuations more than anyone else. While some of these businesses are great, they are relevant, they will continue to grow. How does an investor go about investing in them? What is relevant for a customer may not be relevant for a shareholder.
Let's discuss and debate that. How does one go about understanding the valuations of some of these new tech companies? I'm not calling them startups, sir, because they are no longer startups now. Well, look, I really have never operated as a flipper or a short-term trader. I think when you invest, you should look at investing for the long term. If you look at InfoEdge, the company where I work, we offered the share in 2006 at 320 rupees. Just prior to the global financial crisis, it had peaked at 1400 rupees, in other words, 4x. When the crisis hit in about 6-8 months' time, it had gone down to 25% of its original of the peak value. It was still above IPO price, but only just. And since then, it's sort of in a stop-start manner has been climbing. Over 15 years since we listed in November 2006, the share started trading, the first week of November. To now, that's exactly 15 years almost. From the IPO price to now has been roughly 80x return. So many of these tech companies have got very good long-term prospects. Immediate euphoria may push the share price up in the frothy market beyond its intrinsic value. If there's a crash, it'll go way below, but then it'll come back up again because there's intrinsic value. So I would study intrinsic value, and I would set a long-term time horizon, and only then invest. Are you a big votary of the importance of profit and cash flows? Do you think that is an important prism which needs to be analyzed? They may not make profits in this quarter or next 2 or 3 years, but ultimately, if any of these businesses do not make profit, it would be difficult for a long-term investor like you to invest in them? No, all businesses have to make profit eventually. That's why they're set up, right? Ultimately, you are priced off an earnings multiple. In the long run, you'll be priced off an earnings multiple. And of course, growth plays a part, so earnings and growth. Now, the question really is, can you postpone earning of profit and prioritize growth? And if so, for how long? And maybe that's what the market requires today. Maybe that's what the market and investors are rewarding today. Which is why you're seeing some of these companies who are coming out, although they're making losses, they're trading at very high valuations. These are real investors who have subscribed. I mean, if Zomato was subscribed to 38 to 40x, these are with 75% of the issue being subscribed by institutional investors. These are smart investors. They think deep and long before they make a commitment. Or let's say if Policybazaar has got a 30 to 40% pop on the third day, there's a reason, right? And I'm not talking about retail HNI investors. I'm talking about institutional investors who continue to support these companies. So do you think the right way of looking at these businesses is that don't look at FY22, FY23, FY24, just look at the growth then, and then you should extend your time frame, because at some point in time these companies would be profitable? Do you think for those who are investing in startup IPOs, I'm talking about not the private market, that's a different bottle of game, the public issues, the public market, one should ignore the fact that they are loss making, and as long as you're ready to increase your time frame from 2 to 3 years, these companies would be very different? So let me put it this way. I would look at 3-4 things. Number one is quality of management team. Number two is competitive position in the market. Right? What's the market share? Is it a network effect business? Right? On both these, Zomato and Policybazaar score very well. Right? And then I would look at what's the long-term market size and what's the addressable market. In both these cases, it's very, very large. And therefore, I would, if it's a 10-15 year time frame, I would probably invest. So is it a tough time to be an investor? Because A, there is liquidity. B, there is a bit of a froth which is getting, which is there. Is it getting tough for you to find the next Zomato or the next Policybazaar? So my submission is that, and this is anecdotal, what I've heard, is that a lot of asset prices today in India, whether in public markets or in private markets, whether new IPOs or even older shares, a lot of that is happening because of the excess liquidity coming in from overseas. $4 trillion makes everybody look smart. And that, I think, has made a huge difference, whether we like it or not. And yes, there's money being diverted from China into India. So I think nobody's benchmarking these companies globally right now, or very few are. It is a lot of it liquidity driven. But look, if you look at
if you look at Info Edge, our share price was 2,200 rupees approximately, maybe 23, 21, I forget the exact number, in February 2020, right? Since then, it's about 3x. Have the fundamentals improved 3x, or is it liquidity? And if it's liquidity, has a big role. If liquidity has a big role to play in it, it will impact everybody, including the IPOs. Do you think in the Indian startup IPO market currently there is an overvaluation, there is a euphoria, or there is a bubble? Because if there is an overvaluation, a correction will kick in, they will stabilize. If there is a bubble, there will be a meltdown. Look, my advice will always be hang on in there. There have been great companies which have problems in the IPOs, but if the fundamental business is sound, they bounce back. And the bounce back may take a few quarters, but it happens. I mean, I believe I don't have personal recollection, but I've read that the Infosys IPO had a problem in 1993 being fully subscribed, and it just got made it past the finish line. The Facebook IPO, more famously, went to a fraction of its offer price a few months after the IPO, and both these companies have become great companies. So it's not the end of the world if the focus on executing, focus on the underlying business, and if you execute well, the share price will come back. I have not really studied the Paytm fundamentals. I only know Vijay Shekhar Sharma as a good entrepreneur. He's a very good entrepreneur. He has faced adversity in the past and bounced back. He came from a very hard place growing up. When he went to engineering college, he didn't know English. He had somehow cleared, he knew numbers, he did not know English. And he had to learn English in college. And from that background, from a rural background, from a very, very economically, a family of very modest financial means, he has made it this far. There is something he has. And that quality, I think, will come forward and he will execute well going forward. I am hopeful. चलिए, तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे स्वदेशी हीरो के साथ, लेकिन आगे बढ़ते हैं। टमाटर के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और इस वक्त कई शहरों में टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार कर गई हैं। चेन्नई में तो टमाटर 160 रुपए तक पहुंच गया है। जो टमाटर अभी 20 से 30 रुपए यहां पर मिलना चाहिए था, उसकी कीमतें आसमान क्यों छू रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चाहे सब्जी की ग्रेवी को टेस्टी बनाना हो या दाल में डालना हो जायके का तड़का, या फिर बढ़ानी हो सलाद की न्यूट्रिशन वैल्यू, लाल लाल टमाटर के बिना ये सब अधूरा है। लेकिन जायके को बढ़ाने वाला टमाटर अब लाल लाल आंखें दिखाने लगा है। दिलवालों की नगरी दिल्ली हो या नवाबों की नगरी लखनऊ, हैदराबाद हो या चेन्नई, हर जगह महंगे टमाटर ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। चेन्नई में तो टमाटर के दाम 160 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। हर खाने का टेस्ट जो है और जायका जो है वो टमाटर ही बदलता है, लेकिन टमाटर दुर्भाग्यपूर्ण अभी इस समय सेंचुरी छू रहा है। जो उसका रेट है 100 रुपए। अभी जो मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ पर 70 रुपए 80 रुपए तक के टमाटर हैं, लेकिन अगर और इसी मार्केट में और भी कई सारी जगह पर जाएं तो वहां पर 100 रुपए के जो अच्छी क्वालिटी के टमाटर हैं वो 100 रुपए तक में भी जा रहे हैं। महंगे टमाटर ने सिर्फ मेट्रो शहरों के लोगों का बजट नहीं बिगाड़ा, हर छोटे बड़े शहर की तस्वीर ऐसी ही है। लखनऊ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हर जगह लोग टमाटर के साथ साथ सब्जियों की कीमत बढ़ने से परेशान हैं। अभी देखा जाए टमाटर पहले क्या है कि आधा किलो, जैसे मैं लेता था आधा किलो 1 किलो तो 40-45 में मिल जाती थी। अभी ये क्या है 80 के ऊपर जा रहे हैं, कहीं कहीं पे तो 100-120 भी जा रहे हैं। कुछ पार्ट है जहाँ पे इतने महंगे आ रहे हैं। इसके बाद भी प्याज भी देखिए, अब ये इवन और भी सब्जी की बात करें तो महंगे हैं सब्जी। पहले से लगभग 20% महंगी है। क्या क्या रेट चल रहा है? टमाटर 100 रुपए दिया है और ये इसने 80 रुपए किलो दिए मटर। इस भाव में कह रहा 70 बताओ, सर्दियों में भी इतने टमाटर महंगे हो रहे बताओ, जबकि इस टाइम कह रहा है 20-25 टमाटर होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। महंगाई इतनी है, कमर तोड़ महंगाई है, सब्जियों पे आग लगी हुई है। जो टमाटर 20-25 रुपए होता था सर्दियों में, आज वो टमाटर 80-90 रुपए किलो टमाटर है। आज इस कदर महंगाई है सब्जी पे कि आदमी का बजट हिल गया है। जिस मौसम में टमाटर की कीमत 20 से 30 रुपए के बीच रहती थी, उसके भाव के आसमान छूने के पीछे मुख्य वजह दक्षिण भारत में आई बाढ़ को बताया जा रहा है। इस वक्त टमाटर की ज्यादातर सप्लाई आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होती है, लेकिन यहाँ बेमौसम की बारिश और बाढ़ से फसल को काफी नुकसान हुआ है।
जिससे टमाटर के भाव कई गुना बढ़ गए। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को भी इन कीमतों में आई तेजी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। टमाटर का इतना ज्यादा कैसे असर पड़ गया कि टमाटर 100 रुपए तक बिक रहा है? असर इतना ज्यादा टमाटर का इसलिए क्योंकि एक तो बारिश और बाढ़ की वजह से जो फसल थी ना वो सारी खराब हो चुकी है। जो टमाटर की जो फसल है ये तो हल्का है और उसकी फसल जो बारिश से सारी खराब हो गई। और दूसरी बात ये है जो पेट्रोल और डीजल पे जो महंगाई है ना उसकी वजह से टमाटर और महंगा। जो पहले जो क्रेट पे 100 रुपए क्रेट खर्चा आता था गाड़ी पे ट्रक में जो आता था, अब 2 लाख रुपए अब आता 200 रुपए खर्चा। तो डीजल और पेट्रोल की वजह से भी महंगाई का फर्क पड़ता है। मैं कल टमाटर लेके गया था 100 रुपए किलो, और शिमला है, परवल है, सेम है, ये सब 80 से 100 रुपए किलो है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से भाड़े इन लोगों को बहुत महंगे हैं और गांव से सब्जियां आना बहुत मुश्किल हो रही है इन लोगों को। ऐसे समय में गरीब आदमी के लिए खाना खाना तो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। कैसे अपने जीवन चलाएगा यही एक बहुत बड़ा इशू है। सब्जी के थोक कारोबारियों का कहना है कि नई फसल के लिए लोगों को जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि नई फसल के तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। नई फसल आने से ही टमाटर की कीमत सामान्य हो पाएगी। ET नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की